हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यापथ एजुकेशन। दिस इज कृष्णा और आज वाली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट इस वीडियो को कवर करने वाले हैं और इस पूरे चैप्टर का 3 पार्ट में वीडियो लाने की कोशिश थी, बट मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो में सारी टॉपिक्स जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं वो कवर हो चुके हैं। पिछली वाली वीडियो में आपको इलास्टिसिटी के बारे में हर चीज़ मैंने बता दी थी। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को डिग्रीज़ के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप लोग ये फिगर से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो, आपने देखा हुआ होगा कि ये फिगर आपको देखने को मिलता है, ये डिग्रीज़ होती हैं। ये डिग्रीज़ क्या होती हैं, इस वाली वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन इससे डायरेक्टली यही पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग की लोच की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमें बताइए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, आप जा करके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं वो कितने तरह की होती हैं और कौन कौन सी हैं। साथ ही साथ हम उसका एग्जांपल भी देखते चलेंगे कि अगर हमें रियल लाइफ में कोई गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में उसका एग्जांपल देना है तो वो कौन सी गुड्स होगी जो किस डिग्री पे फिट होगी। ठीक है, इस पूरे वीडियो में हम कवर करेंगे और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझेंगे श्रेणियों से क्या तात्पर्य है, यानी कि श्रेणियाँ क्या हैं, डिग्रीज क्या हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। व्हेन वी फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द आंसर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, राइट। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को, जैसे हम कल मैंने एक क्वेश्चन जब सॉल्व किया था और आपको 2 क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में करने के लिए दिए थे डू योर सेल्फ टॉपिक के अंतर्गत, यानी कि आपको उसमें वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो आप एक चीज़ पाते हो कि आपका आंसर जो होता है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में रहता है। यानी कि या तो 0 आंसर हो सकता है आपका, इन्फिनिटी भी हो सकता है, या इसको आप अनंत कह सकते हो। हिंदी में आप इसे अनंत के नाम से जानते हो। ठीक है, कि कोई गिनती नहीं है कहाँ तक वो जा सकती है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इसको, विच आर एज फॉलो। यानी कि अगर हम आंसर्स को देखें तो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हैं। तो हम कैसे, इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज तो हमारे पास हैं भी नहीं कि हम उनको कैटेगराइज करें। तो हमने क्या किया कि कुछ ऐसी 5 श्रेणियाँ बना ली, 5 ऐसे क्लासिफिकेशन कर लिए जिसमें 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की सारी चीज़ों को हमने इसमें कंसाइज कर लिया कि अगर आंसर इसके बीच आ रहा है तो ये इस तरीके की डिग्री में आएगा, और आंसर अगर 0 से अबव है और 1 से कम है, ऐसे करके हमने 5 डिग्रीज बना ली हैं, जिसके तहत हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस किस डिग्री के अंदर आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखते हैं आगे कौन कौन सी डिग्रीज हैं, क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि मैंने कल बताया था, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसको कहते हैं पूर्णतः बेलोच मांग। ठीक है, बेलोच को आप बेलोचदार भी बोल सकते हैं, यानी कि पूर्णतः बेलोच मांग। आपको इसके नाम से ही साफ पता चलना है। पूर्णतः मतलब पूरी तरीके से, बेलोच मतलब जिसमें कोई लचक ना हो। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था तो ये लोच जो है ना, इसको मैंने एक, आपके घर में अगर रबर बैंड है या किसी भी तरह का कोई इलास्टिक है तो आप उसका एग्जांपल लेकर के इसको बहुत इजीली से समझ सकते हैं। बेलोच का मतलब होता है जिसमें कोई लचक ना हो, जो इलास्टिक ना हो, जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, या जैसे एक लकड़ी। ठीक है, उसको आप बेंड नहीं कर सकते, उसको आप खींच के छोटा बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वहीं आप एक रबर बैंड है आपके पास, तो आप क्या करते हो, रबर बैंड अक्सर खींचो तो लंबा हो जाता है और छोड़ो तो छोटा हो जाता है। ठीक है, तो मैंने उससे इसको पढ़ने की कोशिश की थी। आप अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे समझने की कोशिश करिएगा, बट मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ पूर्णतः बेलोच मांग कौन सी होगी। ठीक है, उसकी डिग्री ये है। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ है ED इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है पूर्णतः बेलोच मांग। यानी कि इसमें ऐसा होगा, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ ध्यान से पढ़ना, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन इट्स प्राइस, यानी कि जब प्राइस में कोई चेंजेस हो और उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। यानी कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो हम ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारा प्राइस जो है वो 10 रुपये था और क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी थी QD वो उस समय 20 यूनिट्स थी। प्राइस चेंज होकर के 15 हो गया, बट क्वांटिटी डिमांडेड अभी भी 20 यूनिट्स ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। देन सच डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, राइट, पूर्णतः बेलोच मांग। सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मूल्य के बदलने पर जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहती है या बदलती नहीं है, तो ऐसी वस्तु की मात्रा या मांग को हम पूर्णतः बेलोच मांग कहते हैं। और ऐसी डिग्री के लिए हम लिखते हैं ED इक्वल टू 0, जो कि यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया।
अब अक्सर बहुत सारी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनके प्राइस चेंज होते हैं लेकिन उनकी डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। फिगर की अगर हम बात करें तो ईडी इक्वल टू 0 का फिगर कैसा बनेगा? फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है, ठीक है। ये आपका डिमांड कर्व है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये आपका क्या है? डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व है ये, ठीक है। ये डिमांड कर्व है, साफ देखने से पता चल रहा है हमने वाई एक्सेस पे प्राइस को लिया है और एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी यानी मांग की मात्रा को ले रखा है। हमको साफ देखने को मिल रहा है कि जो वाई एक्सेस है उसी के पैरेलल, इसी के समांतर एक रेखा है ना, ये बिल्कुल दो समांतर रेखाएं ऐसे होती हैं, वैसे ही वाई एक्सेस की एक पैरेलल है। अब इस फिगर को मुझे समझना है और मुझे बताना है कि ईडी इक्वल टू 0 इस पे है, तो कैसे बताएंगे? ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं इतना तो आपको पता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो ये इधर ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, और अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो इस तरफ बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता चल गया, अब मैं देखता हूँ, मान लेते हैं पहले प्राइस इतना था, ठीक है, ओपी प्राइस था, इसको पी प्राइस मान लेते हैं। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? इसके सामने यानी कि इसके नीचे। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड ये पॉइंट जो है आपका ये क्यू है, कितना है? क्यू है। प्राइस जब ओपी था तो क्यू क्वांटिटी, आप इतनी क्वांटिटी डिमांड करते थे, प्राइस जब इतना था, ठीक है, प्राइस मान लेते हैं बढ़ करके इतना हो गया, ये P1 हो गया, फिर भी आप क्वांटिटी डिमांड उतनी ही कर रहे हैं, क्वांटिटी ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। तो बेसिकली क्या है, एक्स एक्सेस जो है, ये आपका जो एक्स एक्सेस है, इस पे आप एक पैरेलल एक पॉइंट पे बैठ गए हो, उसी पॉइंट पे बैठे हो, ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, ठीक है। तो अक्सर अब हो क्या रहा है यहाँ पर, देखो ये प्राइस की लाइन है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, ये आपकी प्राइस लाइन है, ये आपकी डिमांड की लाइन है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड लाइन है। प्राइस पे आप ऊपर नीचे जा रहे हो, प्राइस आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसे ऊपर जा सकते हो या हो सकता है नीचे आ सकते हो, लेकिन डिमांड जो है वो इसी पॉइंट पे आकर के रुक गई है। क्वांटिटी डिमांडेड, आप परचेज सिर्फ उतना ही कर रहे हो जितना आपको चाहिए। अक्सर क्या होता है रियल लाइफ में, अगर हम देखें तो रियल लाइफ में जो सॉल्ट होता है, नमक जो होता है, नमक में ईडी इक्वल टू 0 देखने को मिलता है। अब कैसे मिलता है ईडी इक्वल टू 0 देखने को? क्योंकि नमक एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो उसके प्राइस में कितना भी इंपैक्ट आ जाए, या यूँ कह लें कि बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं घर में, जो रोज़मर्रे के सामान की चीज़ें, आवश्यक चीज़ें होती हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। जैसे दवाइयाँ हो गई, नमक हो गए, इनके प्राइजेस में चाहे जितना उतार चढ़ाव आ जाए, आप अपने कंजम्पशन को उसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हो। मैं मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर आप 10 रुपये का नमक बिक रहा था तो आप 1 kg एक महीने में यूज़ कर रहे थे। अगर नमक 15 रुपये का हो जाएगा तो भी आप 1 ही kg यूज़ करोगे। भाई नमक कोई ऐसा तो है नहीं कि नमक कब 15 रुपये महंगा हो गया तो कम खाएंगे, क्योंकि कम खाएंगे तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर हम ज़्यादा खाएंगे तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक नेसेसिटीज़ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, दवाइयों के प्राइस अगर कम हो जाए तो क्या होगा? अब दवाइयाँ ज़्यादा तो नहीं खाने लगेंगे, दवाइयाँ तो आप उतनी ही मात्रा में खाएंगे जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर रखा है, राइट। लेकिन अगर प्राइस अगर बढ़ जाए तो क्या दवाइयाँ खाना बंद कर देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ है या इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो ऐसी चीज़ों में अक्सर आपको ये देखने को मिलता है। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हुआ, ठीक है, पहला आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हमारा जो सेकंड है हमारा रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक, इससे पहले हमने पढ़ा था परफेक्टली इनइलास्टिक, पूर्णतया बेलोचित, जाने की कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है प्राइस के चेंज होने से डिमांड पर। अब यहाँ हम पढ़ेंगे रिलेटिवली यानी अपेक्षाकृत बेलोचदार मांग। मतलब बेलोच है, इसमें ज़्यादा लोचपन नहीं है, यानी लचकदार ये नहीं है उतनी जितनी होनी चाहिए, ठीक है, पिछले वाली की तरह। अगर आप कहोगे परफेक्टली, इसका मतलब बता दीजिए सर, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक का मतलब परफेक्टली नहीं है, लेकिन परफेक्टली से थोड़ा कम है, ऐसा समझ लो। अपेक्षाकृत, अपेक्षा का मतलब किसी से आपने उसकी तुलना की है, तो परफेक्टली इनइलास्टिक से रिलेटेड है ये, परफेक्टली इनइलास्टिक से रिलेटेड रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। अपेक्षाकृत बेरोजगार मांग क्या कहती है? उसका फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल टू लेस देन 1। इट मीन्स जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ED की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 0 से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी, यानी आंसर आपका 1 से कम आएगा। बात ऐसे समझ लो, ठीक है। जैसे आपका आंसर 0.9 आ सकता है, आपका आंसर 0.5 आ सकता है, ऐसे आ जाएगा, मतलब 1 से कम होगा। वैल्यू जो होगी ED की वो 1 से कम होगी, ठीक है। देख लेते हैं। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड is the demand when the change in price of commodity is greater than change in its quantity demanded। या सिंपल सी बात है,
चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस का जो चेंज है वो क्वांटिटी डिमांड की चेंज से ज्यादा है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ चेंज इन 20% इन द प्राइस, ठीक है, एंड अ चेंज of 5% in the quantity demanded, then such demand will be called relatively inelastic demand. मूल्य में 20% का परिवर्तन हुआ है, 20% हम मान लेते हैं मूल्य बढ़ गया, लेकिन जो डिमांड है वो सिर्फ 5% ही घटी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम उसे कहते हैं कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड अपेक्षाकृत बेलोचदार है, पूर्णतया नहीं है लेकिन बेलोचदार है। पिछली वाली कंडीशन में अगर आप बात करें कि पिछली वाली कंडीशन में क्या था सर, तो पिछली वाली कंडीशन में अगर 20% प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था तो क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था, वो सेम थी। लेकिन इस कंडीशन में 20% जब चेंज हुआ तो 5% का फर्क इस पे पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका फिगर अगर हम देखें तो ED = 1 का फिगर हम कैसे दिखा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप यहां पर देख रहे हैं, सबसे पहले OP प्राइस है, ये प्राइस OP है इतना, और ये आपका OP1 प्राइस है, इसको हम P1 मान लेते हैं। ठीक है, जब OP प्राइस था, बात समझ में आ गई, तो आप क्वांटिटी डिमांडेड करते थे OQ, कितनी करते थे, OQ कर रहे थे। लेकिन जब प्राइस बढ़ करके बढ़ा कितना, इतना, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये बॉक्स, ये रेक्टेंगल शेप का ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये प्राइस इतना बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ा कितना, अगर मैं इसे समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि प्राइस यहां से यहां तक गया है। ठीक है, इस पॉइंट तक प्राइस आया है। प्राइस जब बढ़ा तो आप देखिए प्राइस का ये कॉलम, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई, देखिए इसकी लंबाई, ये उतना नहीं घटा जितना ये बढ़ा। और सिंपल सी बात है, जब प्राइस बढ़ता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज का तो उसकी जो डिमांड होती है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, यही तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, है ना। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस इतना बढ़ा, या यूं कहें प्राइस का जो साइज है वो इतना बढ़ा है, लेकिन डिमांड का साइज इतना बड़ा है। अब अगर दोनों को कंपेयर करें कि प्राइस इतना बड़ा और डिमांड जो है वो इतनी सिर्फ घटी है, तो अभी भी इतनी डिमांड तो बाकी है ना भाई, क्यों, इतनी डिमांड कम हुई ना। यहाँ पर देखने को ये मिला कि जो प्राइस का चेंज था वो ज़्यादा था डिमांड के चेंज से। अक्सर हमारी लाइफ में ग्रेन्स जो होते हैं, या यूं कहें अनाज जो होते हैं, इनमें ऐसा देखने को मिलता है। जो अनाज होते हैं या जो चीनी हो गई, अनाज हो गए, इनमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, प्राइस कितने भी हाइक होंगे बहुत कम चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि अक्सर मैं आपको बताता हूँ। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे, अनाज तो मतलब बहुत कुछ हो सकता है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, रोटियां खाने की आपकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, खाने में अगर आप शाम को रोटी खाते हो तो ऐसा तो है नहीं कि रोटी अच्छी बन गई है तो आप 25-30 रोटी खा लोगे। अरे बहुत अमूमन खा लोगे, जैसे नॉर्मली अगर आप खाते हो 10 रोटी तो 12 रोटी खा लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 13 खा लोगे, इससे ज़्यादा तो खा नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस में अगर 20% का चेंज आया है, मान लेते हैं गेहूं के प्राइस 20% बढ़ गए, तो आप उसकी गेहूं की खरीद जो है आपके, क्योंकि बजट आपका बराबर है भाई, बजट तो ऐसा है नहीं कि इनकम बिल्कुल आती जा रही है, तो आप 5% ही गेहूं की डिमांड को कम करोगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से इसे भी नहीं कम कर सकते, क्योंकि ये भी आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर आप गेहूं नहीं खाओगे, अनाज नहीं खाओगे, मर जाओगे तब भी। लेकिन हाँ, इतना है क्योंकि इसके सब्स्टिट्यूट बहुत है ना भाई। जैसे बात, जाहिर सी बात है, अगर रोटी हम नहीं खा पाएंगे तो हम चावल खा के पेट भर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना तुम्हारी। तो ये चीज़ ऐसे समझना है, ठीक है। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड से अलग होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में आपके प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन रिलेटिवली इन इलास्टिक में 20% चेंज होगा तो बहुत कम चेंज होगा, लेकिन चेंज होगा। आई होप कि ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला आपको समझ में आ रहा है यूनिटरी इन इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को आप इकाई लोचदार मांग भी कहते हो। इसका फॉर्मूला होता है ED = 1। क्या निकल के आएगा भाई? ED = 1 निकल के आएगा। देख लेते हैं। व्हेन द चेंज इन द प्राइस इज इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट मीन्स कि प्राइस में जितना चेंज हुआ है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में भी होगा, तो आप उसे कहोगे सच डिमांड कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि 20% इंक्रीज इन प्राइस रिजल्ट इन 20% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देन इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब भाई ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि 20% किसी गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ गए, तो 20% ही आप उसकी डिमांड को कम कर दिए। जितना दाम बढ़ा उसी के रेशियो में आपने मान लिया कि भाई हमें क्या करना है, उसको कम खरीदना है। अगर हम इसको फिगर पे देखें तो कैसे दिखाएंगे? इसमें देखो, इसका फॉर्मूला ये है ED = 1।
इसमें आप एक चीज़ देखने को पाओगे, ओपी प्राइस है, ठीक है। जब आपका ओपी प्राइस है तो आप कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, OQ क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, ठीक है। जब आपका प्राइस OP है तो आप OQ क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, ठीक है। और जब आपका प्राइस O से बढ़ करके OP1 हो गया, इसको हम P1 टारगेट मान लेते हैं, तो जब आपका प्राइस OP1 हो गया तो आपने क्वांटिटी यानी कि P से P1 बढ़ा है प्राइस, भाई प्राइस सिर्फ इतना ही तो बढ़ा है, इतना ही तो बढ़ा है प्राइस। तो जब प्राइस OP से OP1 हो गया तो आपने क्वांटिटी को भी घटा करके Q से Q1 कर दिया, तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई, OQ1 हो गई। अब अगर हम बात करें कि ये यूनिटरी कैसे हुआ, तो ये वाला बॉक्स इस वाले बॉक्स के बराबर है, देख रहे हो, जितना प्राइस घटा है उतना ही हमने क्वांटिटी डिमांडेड को घटा दिया है, इस वाले बॉक्स के बराबर है। यानी हम ये कहें कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स इक्वल है, इसीलिए यहाँ पर ED = 1 देखने को मिल रहा है। आई बात समझ में, ठीक है। क्योंकि ED = 1 का मतलब जितना प्राइस में चेंज हुआ, प्राइस अगर 20% बढ़ा तो डिमांड 20% घट गई। समझ में आ गई बात, डिमांड 20% घट जाएगी जब प्राइस 20% बढ़ेगा। बात ये भी समझ में आ गई। इसका एग्जांपल मैं एक आपको दे रहा हूँ, जैसे बनाना का मान लेते हैं। बनाना का सिंपली एक फंडा है, जैसे लेते हैं मार्केट में एक फल है बनाना, आप उसको लेते हैं, अगर उसके प्राइस जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 30 रुपए के दर्जन के लिए चल रहे हैं, ठीक है, आपको 12 केला मिल रहा है, ठीक है। अगर इसका प्राइस घट करके 15 हो जाए, ठीक है, तो हो सकता है कि अब आप 24 केले खरीदने लगो। उसका रीज़न मैं बताता हूँ, ऐसा रियल लाइफ में कैसे आप देखने को पाओगे। एक्चुअल में होता क्या है कि जब इसका प्राइस 30 था तो ये बहुत से लोगों की इनकम से बाहर था, अभी भी बहुत से लोगों के लिए महंगा था, लेकिन जैसे ही इसका प्राइस घटा, नए लोग इसको परचेज करने के लिए एंटर हुए, इसकी डिमांड बढ़ गई। दूसरी चीज़, आपके पास 30 रुपए का जब था तब आपका बजट भूल जाता था कि चलो यार एक ही दर्जन लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे ही केले सस्ते मिलने लगते हैं, आप देखते हो कि आप उसकी डिमांड को डबल कर देते हो। आपने नवरात्र में देखा होगा, नवरात्र जब आता है तो अक्सर फलों के दाम बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जब फलों के दाम बढ़ते हैं तो आप नवरात्र के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उसको परचेज करने जाते हो ताकि फल सस्ते मिल जाए। लेकिन अगर आपको नवरात्र के दिन, मान लेते हैं आपने फल 2 दिन पहले नहीं खरीदे, नवरात्र के दिन आपको पता चले कि यार फल तो बहुत सस्ते हैं, तो आप डबल मात्रा में उसको ले लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आगे 9 दिन तक, 9 डेज तक आपको उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अब वो बात अलग है कि केले 9 दिन तक नहीं टिकेगी, लेकिन फिर भी आप 2 से 3 दिन का स्टॉक तो नहीं लोगे और आप डिमांड को डबल कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही में यूनिटरी इलास्टिक होती है, यानी कि डबल हो जाती है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम्पल मैंने दिया है कि 12 से 24 होगी तो आप कहो सर मैं तो 30 खरीद लूँगा। हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपोजिट या अपोजिशन में जाकर के बात करता है कि हम तो नहीं लेंगे, हम तो 30 लेंगे, और बताओ, ये प्राइस अगर 30 रुपये था ना, 45 हो गया, तो हम तो पहले 30 रुपये पे 1 दर्जन ले रहे थे, 1 डजन ले रहे थे, हम अब और ज़्यादा कर देंगे, हम 2 डजन ले लेंगे। भाई इकोनॉमिक्स सीधा कहेगी कि मैं कौन पर्सनस की स्टडी नहीं करता हूँ, कौन मतलब बेवकूफ़ इंसान। बेवकूफ़ इंसान क्या होता है, बेवकूफ़ इंसान, हम इनकी स्टडी नहीं करते हैं। कहने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इसके रूल रेगुलेशन कहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन पढ़ना है हमें, इसलिए इस पर्पज से हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा देखते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ इन इलास्टिक नहीं है, इस बात ध्यान रखना। सेकंड नंबर पे जो आपने पढ़ा था वो रिलेटिवली इन इलास्टिक था। रिलेटिवली इन इलास्टिक का जस्ट अपोजिट है रिलेटिवली इलास्टिक। उसमें आपने पढ़ा था ED <1, इसमें ED <1 होगा। इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा ED <1। देख लेते हैं, व्हेन द चेंज यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन द चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लेस देन द चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि भाई जो प्राइस में चेंज आया है ना, चेंज इन प्राइस, CP मतलब चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस इज लेस देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। CQD का मतलब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि मूल्य में होने वाला परिवर्तन मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन से कम है। यानी मूल्य बहुत कम बदला और मांगी गई मात्रा एकदम भाग गई, ऊपर नीचे हो गई, ठीक है, बहुत दूरी तक उसका कोई भी रिलेशन या रेशो नहीं निकला। ऐसी कंडीशंस को आप कहोगे अपेक्षाकृत लोचदार मांग, बेलोचदार नहीं, लोचदार मांग, काफी ज्यादा इलास्टिक है, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिगर हम अगर देखेंगे तो कैसे बनेगा, इसका फिगर देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पे एक फिगर साफ साफ बना हुआ है कि इसका फिगर कैसे बनेगा, देखते हैं। अब यहाँ फिगर क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। फिगर कह रहा है कि ये आपका Y एक्सेस है, ये आपका X एक्सेस है। आप यहाँ ध्यान से देखो, पहले आपका प्राइस, ध्यान से देखिएगा, पहले आपका प्राइस मान लेते हैं इतना था, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये B पॉइंट है। जब आपका प्राइस OP था तब आप क्वांटिटी खरीदते थे OQ, कितनी खरीदते थे OQ।
लेकिन जैसे ही आपका प्राइस इस पॉइंट से घट करके इस पॉइंट तक आया, इस लाइन तक OP1 तक आया, आप ये देखो कि OQ से आप सीधा भाग के OQ1 पे चले गए। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ध्यान से समझना, क्या ये वाला गैप जितना प्राइस गिरा और जितनी क्वांटिटी बढ़ी इस वाले गैप के बराबर है? बताओ मुझे, है क्या? नहीं है ना? नहीं समझ में आया? आप समझो, ये गैप जो देख रहे हो A, मान लेते हैं ये गैप A है, इस बॉक्स को A, और ये बॉक्स, ये जो B बॉक्स है, ये दोनों बॉक्स साइज में सेम है क्या? नहीं है ना? यानी कि A बॉक्स छोटा है किससे? B बॉक्स से। छोटा है कि नहीं छोटा है भाई? A बॉक्स छोटा है B बॉक्स से। A किसको दिखा रहा है? प्राइस को दिखा रहा है, क्योंकि प्राइस ही तो गिरा है यहाँ, और B दिखा रहा है क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी बड़ी है प्राइस से, यानी कि प्राइस में होने वाला चेंज माइनर है क्वांटिटी में होने वाले चेंज से। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इज ग्रेटर देन 1 है। ऐसी कंडीशन में जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसका ED इज इक्वल टू आंसर आएगा 1 से ज़्यादा, जैसे 1.25 आएगा, 1.75 आएगा, या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ज़्यादा रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा आंसर। बात समझ में आ गई? ऐसी कंडीशंस हम अपनी लाइफ में अक्सर लग्जरियस गुड्स के बारे में देखते हैं, जैसे AC हो गया, या आपकी कार हो गई, कोई लग्जरी कार हो गई। AC के प्राइसेस में अब अगर आप कैसे देखने को मिलता है, मान लेते हैं मार्केट में क्या है, मार्केट में AC के जो प्राइस हैं वो भाई जाहिर सी बात है, मान लेते हैं कि एक टन की AC का प्राइस कितना है, 1 टन की AC का प्राइस आपका चल रहा है, मान लेते हैं 32,000 के आसपास प्राइस है, ठीक है। अब ये प्राइस जो है मान लेते हैं ये गिर करके 28,000 हो जा रहा है। आप इसका देखोगे कि लग्जरियस गुड्स एंड सर्विसेज के मामले में जो अब एक जो मिनिमम इनकम लेवल वाले लोग थे, जो निम्न आय वर्ग के लोग थे, वो भी अब AC को अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पहले उनको लगता था यार बहुत महंगी है, अभी बहुत सस्ती हो गई है तो चलो ले लेते हैं, ठीक है। आप ये अक्सर देखोगे कि जितना इनका प्राइस कम होगा उससे कहीं ज़्यादा इनकी डिमांड ऊपर भागेगी। प्राइस इनका नीचे की तरफ जाएगा लेकिन डिमांड बहुत तेज़ से ऊपर भागेगी, क्योंकि अब ये सबके बजट में आने लगी है, ठीक है। ऐसे ही लग्जरी कार के बीच में होता है। अगर आप कहीं ध्यान से सुने, अगर आप रोल्स रॉयस की बात करें, अगर रोल्स रॉयस की एक अमूमन गाड़ी की बात करता हूँ मैं, 5 या 6 करोड़ के आसपास आती है, ठीक है, 5 या 6 करोड़ के आसपास आती है, तब तो इसको इतने लोग खरीद रहे हैं। सपोज करो ये अभी 50 लाख में आने लगे, आपको पता है हर घर में रोल्स रॉयस देखने को मिलेगी, आपको हर घर में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि भाई लग्जरी गुड्स हैं। पहली बात तो ये स्टेटस होता है सिंबल पे, समाज में लोगों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराना, नहीं भाई तुम देखो गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास तो रोल्स रॉयल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फील कराने के लिए आप पैसे, आजकल आप बेसिकली भी देखते हैं कि लोग अपने रहन सहन दिखावे पे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं। उसका साफ रीज़न यही होता है, दिखावे पे पैसा खर्चा, इंसान दिखावे पे पैसा कई बार अपनी नेसेसिटी ना होते हुए भी करता है, ठीक है। तो इसलिए जो लग्जरियस गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उनमें अक्सर आपको देखने को मिलता है कि उनका जो ED इक्वल टू होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं अपेक्षाकृत लोचदार मांग। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट डिग्री पे पढ़ते हैं। अगली डिग्री जो है हमारी 5वीं डिग्री, ये बिल्कुल पहली डिग्री का ऑपोजिट है। बात समझ में आ गई? इसमें सिंपल सी याद रखना, पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, तीसरी डिग्री, ठीक है, चौथी डिग्री और 5वीं डिग्री। तो पहली डिग्री का जस्ट अपोजिट डिग्री है 5th, दूसरी का तीसरी, और ये यूनिटरी वाली बैठी रहती है लास्ट में, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जैसे आपने पढ़ा था पूर्णतया बेलोचदार मांग, अब यहाँ पढ़ेंगे आप पूर्णतया लोचदार मांग। यानी कि बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, व्हेन अ स्मॉल चेंज इन प्राइस कॉजेज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब मूल्य में होने वाला बहुत ही नाम मात्र का परिवर्तन, या यूं कहें बहुत ही स्मॉल चेंज आपकी क्वांटिटी डिमांडेड को इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि वो अनकाउंटेबल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं कि पूर्णतया बेरोजगार है मांग। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में कहा जाता है कि ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो अगर हम कहें कि इसमें एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मैं आपको ऐसे समझ सकता हूँ कि मान लेते हैं कि आपका जो प्राइस है इसमें 1% का चेंज आया, ठीक है, 1% का चेंज आया, और आप QD में देखते हो कि 450% का चेंज आ जा रहा है। भाई आप कंपेयर भी नहीं कर सकते ना, देख रहे हो भाई कि 1% चेंज हुआ, 450% आपकी डिमांड बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाएगा कि ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या होती है? पूर्णतया लोचदार होती है। मतलब ये पूर्णतया लोचदार है, हल्का सा भी अगर प्राइस चेंज हुआ तो ये पूरा ऊपर नीचे भाग जाएगी। नेक्स्ट, इसको अगर मैं दिखाऊं, देखो उस वाले फिगर में पूर्णतया बेलोचदार मांग में ऐसे फिगर बना हुआ था, यानी एक पॉइंट पे तुम बैठे हुए थे, ना तुम आगे बढ़ रहे थे और ना पीछे घट रहे थे। लेकिन ऐसी कंडीशन में देखो प्राइस एक ही जगह है, प्राइस में बहुत माइन्यूट चेंज हो रहा है, कि प्राइस इतना कम चेंज हो रहा है कि ये वाली लाइन भी नहीं हिल रहा है, लेकिन इस पर आप क्वांटिटी डिमांड बढ़ाते चले जा रहे हो। देखो इधर जितना बढ़ोगे उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हो। देखो ऐसे भागते चले जाओगे,
देख रहे हो, मतलब प्राइस इतना माइन्यूट चेंज हो रहा है, इतना न्यून चेंज हो रहा है कि उसका परिवर्तन भी नहीं झलक रहा है कि प्राइस के लिए कोई दूसरी लाइन खींची जाए। आपकी जो कंजम्पशन है वो ऐसे ऐसे भागता चला जा रहा है इस साइड, ये कंजम्पशन आपका इस साइड भागता चला जा रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या कहा जाता है कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत भाग जाएंगी, कोई उसका वही नहीं है, ठीक है। अक्सर लाइफ में हम देखें कि ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको वेजिटेबल्स में देखने को ज़्यादा मिलता है। वेजिटेबल्स वेक्टर क्या होता है, जैसे आप बहुत सारे मार्केट्स में जाओगे तो वेजिटेबल्स की शॉप होती है, वेजिटेबल शॉप में अक्सर आपको देखने को मिलता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताने जा रहा हूँ, वेजिटेबल्स हो सकता है आप में से बहुत से लोग अफर्ड करो कि यार सर वेजिटेबल्स तो इसमें नहीं आएगी, वेजिटेबल्स में तो ऐसा नहीं होता। मैंने बोला वेजिटेबल वेंडर्स, मान लेते हैं एक ऐसी दुकान पे आप गए हो जहाँ पर 6-7 दुकानें हैं, शॉप्स, कितनी शॉप्स हैं, 6-7 शॉप्स हैं। किसकी हैं, मान लेते सारी सब्जी की दुकानें हैं। पहले दुकान पे एक भाई साहब बैठे हुए हैं, वो सब्जियां बेच रहे हैं। अगर इन्होंने गलती से भी हल्का सा, मान लेते हैं कि सारे लोग सेम सब्जियां बेच रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने सपोज करो आलू के दाम की बात करते हैं, आलू है, अब आलू की बात मैं करूँ तो अगर मान लो 12 रुपये के जी के आलू बिक रहा है, 12 रुपये पर के जी आलू बिक रहा है, सब लोग 12 रुपये पर के जी बेच रहे हैं। अगर इन्होंने गलती से बोला कि नहीं मैं 20 रुपये पर के जी के दाम से आलू बेचूंगा, तो आपको लगता है मान लो 12 रुपये पे ये पर डे में, सपोज कर लो एग्जांपल के तौर पे कि जब 12 रुपये के जी में ये बिक रहा था आलू, तो ये पूरे दिन भर में आलू बेच पाते थे, 50 किलो आलू बेच रहे थे जब 12 रुपये के जी के हिसाब से बेच रहे थे। एक दिन ये सुबह सोकर उठ के आए और अपनी शॉप खोले, इनके दिमाग में पता नहीं क्या है, इन्होंने कहा नहीं मैं 15 रुपये के जी आलू बेचूंगा, चाहे कोई करे चाहे ना, कोई दाम कम नहीं करूंगा, 15 पे ही बेचूंगा। अब कस्टमर्स जो आ रहे थे इनके पास, वो सीधा क्या करेंगे, कस्टमर दूसरे वेंडर्स के पास भाग जाएंगे, भैया इन सब के पास चले जाएंगे, या तो इनके पास या तो इनके पास या तो इनके पास। इनके पास कोई नहीं आएगा, इनके पास क्या होगा, कोई आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भाई, बोल। क्योंकि भाई जब सारे वेंडर्स एक लाइन के सारे वेंडर्स 12 में बेच रहे हैं ऐसे करके, तो ये 15 में बेच रहे हैं, तो अगर जस्ट बगल में ही आपको 12 मिलेगा तो आप देख रहे हो ना, तो ये तो यहाँ से भाग आएंगे। अब आप देखो प्राइस में इन्होंने 12 से 15 का चेंज किया है, यानी कि 3 रुपये पर केजी का चेंज किया है, लेकिन इनके साथ हो क्या गया कांड, इनके साथ बेटा कांड ये हो गया कि इनकी केजी जो 50 रुपये बेच पा रहे थे, 50 केजी के हिसाब से पर डे पे बेच पा रहे थे, अब ये सीधा 0 केजी हो गई। आप देख रहे हो 3 रुपये पर केजी के हिसाब से सिर्फ प्राइस चेंज किया और सीधा डिमांड 0 हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखने को मिला कि ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गई। क्या हो गई, इन्फिनिटी। सीधा सीधा आपकी बात है। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 3 रुपये प्राइस ना चेंज करके मान लो 12 रुपये पे बेच रहे थे, 11 रुपये पे बेचने लगे, 11 पे बेचने लगे, तो 11 पे बेचेंगे तो सीधा सीधा क्वांटिटी डिमांडेड जो पर केजी पर डे ये 50 केजी बेच पाते थे, अब सीधा सीधा हो सकता है 500 केजी बेचने लगे। क्यों, क्योंकि भाई ये सब 12 में बेच रहे हैं ना, और ये 11 में बेचने लगा, तो सीधा सीधा सारे कस्टमर्स क्या करेंगे, भट से इसके पास आ जाएंगे कि भाई इतना। अब जो अगर दिन भर में 50 केजी की डिमांड आती थी तो 500 केजी हो जाएगी ना। आप खुद ही देखो 1 रुपये के चेंज पे सीधा 500 केजी की डिमांड बढ़ रही है, तो एक देखा जाए तो इन्फिनिटी डिमांड बढ़ रही है एज कम्पेयर टू प्राइस। इसलिए इसको हम कहते हैं कि इसका जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है, ऐसी डिमांड्स आपको परफेक्टली कॉम्पिटिशन मार्केट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत सिंपल सी बात जो मैंने पढ़ाया आपको उसको समझने की बात है, समझना, उसको समझने के बाद आप बताना। थ्योरेटिकली स्पीकिंग करूं तो आपको मार्केट में जो मैंने 5 आपको कैटेगरीज पढ़ाई हैं, पांचों की पांचों कैटेगरीज आपको कभी भी रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलेंगी। वही यहाँ मैंने में लिखा है कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट इन रियल प्रैक्टिकल लाइफ फ्रॉम वी गेट सी ओनली 3 कैटेगरीज। आपको सिर्फ 3 कैटेगरी, यानी सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो मांग के रोज की 5 श्रेणियां हैं, परंतु वास्तविक व्यवहारिक रूप में हमें सिर्फ 3 श्रेणियां ही देखने को मिलती हैं। और वो कौन कौन सी हैं भाई, जरा ध्यान से देखो। अपेक्षाकृत बेरोजगार मांग, यानी कि अगर 5 श्रेणियां जो मैंने पढ़ाई हैं, ऐसे मैं 5 बता दूं तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो इसमें से ये देखने को मिलती है। फिर आपको देखने को मिलती है ये वाली देखने को मिलती है, और ये दोनों आपको देखने को नहीं मिलती हैं। बात समझ में आ गई? यानी कि परफेक्टली कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देखने मिलेगी जिसमें माइन्यूट सा चेंज हो और अनंत उसकी डिमांड बढ़ जाए, और कोई भी ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होती है जिसमें बहुत माइन्यूट सा चेंज हो और उस पर डिमांड पे कोई चेंज ही ना हो। ऐसी दोनों देखने को नहीं मिलती हैं। तो पढ़ने में हम 5 डिग्री पढ़ते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हमको सिर्फ 3 डिग्रियाँ देखने को मिलती हैं। बात समझ में आ गई? कौन कौन सी? रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक। यानी कि अपेक्षाकृत, इसको अगर मैं फॉर्मूले में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, जाहिर सी बात है, अपेक्षाकृत बेनोचदार मांग, यानी कि ईडी लेस देन 1, ईडी मोर देन 1 और ईडी इज इक्वल टू 1। ये 3 ही देखने को मिलती हैं।
बाकी की नहीं देखने को मिलती हैं। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और वीडियो को पूरा देखो और अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लो। पिछली वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस पूरे कन्फ्यूजन को आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से इजीली डिलीवर हो पाया। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।